हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं विषय हिंदी के सेट आ 2023 के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे, जो आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो हम देखेंगे इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं इन सभी का हल 1 से 23 तक सभी प्रश्नों के हल इस वीडियो में देखेंगे। आइए हल करें। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर हम देखेंगे। इसमें समय 3 घंटा, पूर्णांक 75 अंक, निर्देश दिए हुए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके लिए 1 × 3 अंक, यानी 30 से प्रश्न के 30 अंक हो जाएंगे, एक अंकों के निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 4 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। शब्द सीमा 75 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 5 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। शब्द सीमा इसमें 120 शब्द है। और प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए हुए हैं। देखेंगे हम पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। तो इसको हम उत्तर देखेंगे, जो उत्तरमाला हमने बोर्ड की साइड से प्राप्त किया है। क्या है उत्तरमाला देखें हम। तो इसमें जो दिया है आदर्श उत्तर सेट आ 2023 कक्षा 10वीं, तो इसमें सही विकल्प के सही उत्तर, रिक्त स्थान के, सही जोड़ी के, एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य और ये सारे प्रश्न के उत्तर। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं सही उत्तर, और प्रश्न को हल किया गया है इसमें भी हम देख सकते हैं। तो देखेंगे हम पहले प्रश्न में जो सही विकल्प है, 4 विकल्प इसमें दिए हुए हैं, एक इसमें सही है। हम सही विकल्प पर ध्यान देते हैं। तो इसका जो है 3 भागों में सही उत्तर है। तो काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सेकंड है सूर्य के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। किसको कहा गया है? ऑप्शन दिया हुआ 4, इसमें सही ऑप्शन है वह उद्धव को। तीसरा है चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। तो क्या है? अर्धमात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल्य भाव क्या है? तो देशभक्ति की भावना, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है वह धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो क्या है क्रिया विशेषण का? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद देखेंगे अगला, भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते हैं। क्या बना देते हैं? नाटक घर बना देते हैं। इस प्रकार से एक अंकों के 6 प्रश्न हल हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न 2 देखिए, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है पहला, परशुराम अपना गुरु भगवान खालिस्तान को मानते थे। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है 3 में से एक सही है। तो यहाँ पर शिव खालिस्तान में आ जाएगा। इसके बाद आश्रय की ब्रह्मा शारीरिक चेष्टाओं को खालिस्तान कहते हैं, तो अनुभाव कहते हैं। यहाँ से अनुभव हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। यहाँ महाकाव्य लिख देंगे। उसके बाद अगला है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ खालिस्तान तक चलती है, फागुन मास तक चलती है। यहाँ फागुन मास से लिख देंगे। अगला है 5वां, खालिस्तान वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो विधानवाचक वाक्य से, यहाँ विधानवाचक लिख देंगे हम। अगला है कटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ खालिस्तान की तरह चमक रहे हैं, तो चांदी की तरह चमक रहे हैं। इस प्रकार से एक अंकों के 6 प्रश्न यहाँ पर भी हल हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बना करके लिखिए। देखिए जोड़ी आ से बा को मिलाना है
उत्साह कविता है, घा से मिला देंगे अज्ञान गीत। मानवीय क्रियाओं का आरोप, इसको डा से मिला देंगे मानवीय अलंकार। रेपोतार्ज की भाषा क्या है, तो इसको छा से मिला देंगे फ्रेंच भाषा है। सफ़ेद पोश, इसको चा से मिला देंगे भद्र व्यक्ति। जो कम बोलता हो, उसको जा से मिला देंगे मित्य भाषी। और पांचवा अज्ञे का से मिला देंगे तार सप्तक। इस प्रकार सही जोड़ी का मिलान हो जाता है 6 अंकों की। इसके बाद चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है, तो यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे संस्कृति के करीब ले जाती है। विभाव के भेदों के नाम लिखिए, तो विभाव के 2 भेद होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। तो इस प्रकार से हम आलम्बन और उद्दीपन लिख देंगे। इसके बाद देखिए आप, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। इसके बाद किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अवयव होता है, तो अव्ययभाव समास में होता है। अगला है अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्तिता का क्या अर्थ है, तो अपना काम स्वयं करना ये अच्छा होता है, इसका अर्थ होता है। इसके बाद देखेंगे हम, भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते थे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम गोरस भात सानकर खिलाते थे। इसके बाद प्रश्न 5वां देखें हम, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला है मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, ये सत्य है। दूसरा है दोहा और चौपाई वार्णिक छंद है, ये असत्य है। तीसरा है मानव संस्कृति का एक अविभाज्य वस्तु है, ये सत्य है। चौथा है 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये भी सत्य है। अगला है रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, यह सत्य है। अगला है पढ़कर ही लेखक का अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, यह असत्य है। अब देखेंगे हम 6वां प्रश्न, जिसमें जो है प्रश्न दिया हुआ है और 2-2 अंकों का है। तो इसको उत्तर में हम देखेंगे, यहाँ पर उत्तरमाला, जिसमें हम देखें 6वें प्रश्न का उत्तर। प्रश्न क्या है, प्रश्न है 6वां कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, रीतिकालीन किसी एक कवि का नाम लिखिए। देखिए आप, उत्तर हो जाएगा रीतिकाल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। रीतिकालीन कवि केशवदास। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखिए अथवा में दिया हुआ है, इसी 6वां प्रश्न का अथवा है नई कविता की कोई 2 विशेषता लिखिए। अब नई कविता की कोई 2 विशेषता में उत्तर देखेंगे। नंबर 1, नई कविता की विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, क्षणवाद का महत्व। इस काल के कवियों ने जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्व दिया है, इस प्रकार से इसको उत्तर को लिख देंगे। दूसरा है बिंब। इस काल के कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की। ये नई कविता की 2 विशेषता को हम ऐसे लिख देंगे। प्रश्न 7वां है तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। अब क्या है, 2 रचनाएं लिखना है, कला पक्ष लिखना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर तुलसीदास की जो है तुलसीदास की कविता की विशेषता रचनाएं में देखेंगे हम रामचरितमानस, कवितावली या अन्य कोई 2 सही रचनाएं, ऐसा हम इसमें लग सकते हैं। कला पक्ष है तुलसीदास जी की भाषा संकृष्टनिष्ठ है। भाषा में अवधि एवं ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं पर जो है अरबी फारसी भाषा की लोकोक्तियों का भी प्रयोग मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा, चौपाई, कविता, सरोठा, हरि, गीतिका, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी के काव्य में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। अब यहाँ पर पूछा गया था कि तुलसीदास अथवा नागार्जुन 2 में से कोई एक लिखना है, तो हम यहाँ पर तुलसीदास जी की कविता के विषय में देखा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अथवा में दिया है नागार्जुन जो कवि है
काव्य गद्य विशेषता देखेंगे हम। इसमें रचनाएं सतरंगे पंखे वाली, युगधारा या अन्य कोई दो सही रचनाएं, इस प्रकार से हम लिख देंगे। कला पक्ष देखें, नागार्जुन की भाषा सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली है। उनकी भाषा सरल, स्पष्ट तथा मार्मिक प्रधान है वाली है। नागार्जुन ने अपनी रचनाओं में उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। इनका जो प्रत्येक विधान और बिंब योजना भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार से हम 7वें प्रश्न के दोनों जो है काव्यगत विशेषता लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे 8वां प्रश्न, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो देखें हम इसका उत्तर। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, योग संदेश उन लोगों को दीजिए जिनका चित्त मन अस्थिर है, अर्थात जो चंचल मन वाले हैं। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण पर स्थिर हो गया है और कहीं लगता ही नहीं। इस प्रकार से हम 8वें प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। इसमें अथवा दिया हुआ है 8वें प्रश्न में, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई दो विशेषता लिखिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर राम के स्वभाव की विशेषता। नंबर 1, राम स्वभाव से मृदुभाषी, कोमल और विनम्र हैं। नंबर 2, राम के मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद 9वां प्रश्न देखेंगे हम। ये सारे प्रश्न 2-2 अंकों के हैं। तो 9वां प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो उत्तर देखेंगे, फागुन प्रकृति के मुस्कुराने की ऋतु है। यह ऋतुओं की राजा मानी जाती है। बसंत ऋतु ऐसी होती है कि हर मन को संतुष्टि देकर पेड़ पौधों को भी नवश्रृंगार देती है। इतना सुहावना मनोहर वातावरण किसी अन्य ऋतु में नहीं रहता है, इसलिए यह अन्य ऋतुओं से भिन्न है। इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम, अथवा में दिया है, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। अब इनके अनुसार फसल क्या है देखें हम। तो कवि नागार्जुन के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा भिन्न प्रकार की मिट्टी के गुण, सूर्य की किरणें और वायु की मंद गति का परिणाम है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम 10वां प्रश्न है, खंड काव्य की कोई दो विशेषता लिखिए। अब खंड काव्य की विशेषता है। नंबर 1, खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंश या एक घटना का वर्णन होता है। नंबर 2, खंड काव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। अथवा में दिया हुआ है इसमें कि स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई दो अंतर लिखिए। तो स्थायी भाव व संचारी भाव में अंतर। स्थायी भाव और संचारी भाव में देखेंगे। स्थायी भाव क्या होता है, सहृदय के चित्त में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। और संचारी भाव सहृदय के चित्त में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लुप्त होते हैं। सेकंड है, स्थायी भाव की संख्या 10 मानी जाती है और संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है। इस प्रकार दो अंतर लिख देंगे हम। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो देखेंगे उसका उत्तर। चौपाई छंद, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अथवा में दिया हुआ है इसमें प्रश्न कि अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ उत्तर देख लेंगे हम। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी वस्तु या विशेष का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ये उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न, इसके अगला जो उदाहरण है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये जो कविता के माध्यम से हम अतिशयोक्ति अलंकार को समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए आप प्रश्न 12वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किसी एक निबंध रचना का नाम लिखिए। तो देखिए आप प्रश्न जो है का उत्तर कैसे हम लिखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की
कसौटी है। क्षितिज भाग 2 निबंध रचना संस्कृति, ऐसा हम लिख देंगे। अथवा में पूछा गया है इसमें कि कहानी एवं उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इसके देखिए आप, कहानी एवं उपन्यास में अंतर। कहानी जीवन के किसी एक खंड का चित्रण करती है। दूसरा, कहानी का कथानक संक्षिप्त होता है। उपन्यास में देखेंगे, उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। नंबर 2, उपन्यास का कथानक विस्तृत होता है। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 13, स्वयं प्रकाश अथवा मनु भंडारी की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं और भाषा शैली। तो इसमें देखेंगे मनु भंडारी रचनाएं, महाभोज, आपका बटी हुई, अन्य कोई 2, आपका बंटी। भाषा शैली देखेंगे मनु भंडारी के बोलचाल की व्यवहारिक भाषा में साहित्य रचना की है। उनकी रचना में तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग मिलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में भावनात्मक, वर्णनात्मक, संरचनात्मक तथा संवाद शैली के रूप में अपनाया है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे हम, सेनानी न होते हुए भी देश प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन में देश पर बलिदान होने वालों के प्रति सम्मान का भाव तथा सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसमें अटूट श्रद्धा थी। उसके इसी देश के प्रति फौजियों जैसे भाव के कारण उसे लोग कैप्टन कहते हैं। इस प्रकार से हम उत्तर लिख देंगे। इसके बाद इसमें अथवा है कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की, लिखिए। तो हम देखेंगे इसका उत्तर कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा माना और उसका सम्मान किया तथा उत्सव की तरह मनाया। उन्होंने विलाप उसे करती हुई पतोही को भी उत्सव मनाने के लिए कहा। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का मान व्यक्त किया। ऐसे हम उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद 15वां प्रश्न हमारा जो है, निम्नलिखित बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो देखें हम इसका उत्तर, शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है। भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उनमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है। उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक और कोई नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। अथवा में पूछा गया है इसी में कि वास्तविक अर्थों में सांस्कृतिक व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो उत्तर देखेंगे हम, अपने विवेक द्वारा जो व्यक्ति किसी नए तथ्य के दर्शन करता है, नई खोज करता है, वही वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति है। वह व्यक्ति किसी न किसी उपयोगी आविष्कार के लिए प्रयत्न करता ही रहता है। वास्तविक के अर्थों में संस्कृत व्यक्ति आविष्कार करने वाला ही होता है। तो इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। 2 भाषा बोलने वाला जिसका वर्णन न किया जा सके। देखिए आप, 2 भाषाएं बोलने वाला क्या होता है? द्विभाषी होता है। और जिसका वर्णन न किया जा सके वो अवर्णीय होता है। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अथवा में दिया हुआ है कि निम्नलिखित मोहरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। खून पसीना एक करना, सेकंड गागर में सागर भरना। तो देखिए आप, खून पसीना एक करना, बहुत ही परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग, प्रवीण सूची में स्थान लाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। ये ऐसा हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे। दूसरा है गागर में सागर भरना, तो अर्थ हो जाएगा इसका थोड़े में बहुत कहना। बिहारी ने, वाक्य में प्रयोग देखेंगे, बिहारी ने अपने दोहे में गागर में सागर भरा। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 17 है, और प्रश्न 17 क्या है? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, लिखिए। अब यहाँ पर देखेंगे हम, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर, उनके साथ खेलकर, उन्हें छूकर चूमकर, उनकी गोद में या कंधे पर बैठकर प्रकट करते हैं।
वहीं बड़े बच्चे अपने माता पिता के कामों में हाथ बटा करके, उनके पसंद के कार्य करके, उनकी पसंद के उपहार देकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसमें अथवा दिया हुआ है, तो अथवा में क्या है, गंतोक को मेहनतकश बादशाह का शहर क्यों कहा जाता है। उत्तर में देखेंगे, मेहनतकश का अर्थ है कठिन परिश्रम करने वाला, बादशाह का अर्थ है अपनी मर्जी के मालिक। गंतोक के एक पर्वतीय स्थित है, पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ परिस्थितियाँ बहुत कठिन है। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ के लोग इस परिश्रम से घबराते नहीं और ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त और प्रसन्न रहते हैं, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। अब इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 18 जो 3 अंकों का होने वाला है। तो निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ओधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरहिनी पात राहत जल भीतर, सा रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तो इसका हम देखेंगे उत्तर जो है संदर्भ। पाठ का नाम है पद, कवि का नाम सूरदास। प्रसंग क्या है, प्रसंग है प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव को भगवान बताते हुए व्यंग्य करती है। तो भावार्थ क्या है, इसमें काव्यांश का सटीक भावार्थ लिखने पर स्वविवेक से मूल्यांकन कर अपने अंक प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें हम कैसे लिख देंगे, इसमें स्वविवेक से आप जो है इसका अर्थ लिख देंगे। इसमें अथवा दिया हुआ है। अथवा क्या है कि मधु पे गुण गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, से लेकर के हम यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मधु गुण गुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी, अपना व्यंग मलिन उपहास। संदर्भ क्या है, पाठ का नाम आत्मकथा है, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। प्रसंग है प्रस्तुत पद में कवि ने अपने दुख भरे जीवन की कहानी लिखने का कारण बताया है। भावार्थ काव्यांश का सटीक भावार्थ लिखने पर स्वविवेक से मूल्यांकन कर अंक प्रदान किए जा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हम देख लेंगे। इसके बाद प्रश्न 19 है, ये भी 3 अंकों का है। तो प्रश्न 19 क्या है, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अब क्या है, बाल गोविंद भगत की संगीत डैश मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। इसमें संदर्भ है, पाठ का नाम बाल गोविंद भगत, लेखक का नाम राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में बाल गोविंद भगत के मानवीय रूप का अंकन किया गया है। इस प्रकार से हम प्रसंग लिख देंगे। और व्याख्या में गद्यांश की सटीक व्याख्या लिखने पर स्वविवेक से मूल्यांकन कर अंक प्रदान किए जाते हैं। तो आप अपने स्वविवेक से इसका जो है व्याख्या कर सकते हैं, जिसमें आपको अंक मिलेंगे। इसके बाद देखेंगे अथवा में दिया हुआ है कि काशी में संगत आयोजन की एक परंपरा विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। तो इस प्रकार से इसके जो है हम संदर्भ देखें तो पाठ का नाम नौबत खाने में इबादत है, लेखक का नाम यतीन्द्र मिश्र है। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में काशी में संगीत आयोजन की प्राचीन परंपरा का उल्लेख है। व्याख्या गद्यांश की सटीक व्याख्या लिखने पर स्वविवेक से मूल्यांकन पर अंक प्रदान किए जाते हैं। ऐसे हम स्वविवेक से इसका वो अर्थ लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न 20 है। तो प्रश्न 20 देखें हम 3 नंबर का, मीठी बोली का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसमें एक अनुच्छेद लिखना है। क्या है इसमें, अनुच्छेद लेखन मीठी बोली का महत्व, विषय का अनुरूप सटीक अनुच्छेद लेखन पर स्वविवेक से इसमें भी मूल्यांकन अंक प्रदान किए जाते हैं। इसमें अंक अथवा दिया हुआ है, आपको स्वविवेक से लिखना है। अथवा क्या दिया है कि एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषता लिखिए। तो एक आदर्श विज्ञापन की 3 विशेषता इसमें दे है, हम देख सकते हैं। नंबर 1, अवैयक्तिक विज्ञापन। अवैयक्तिक होता है यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए या उसके समक्ष नहीं किया जाता। दूसरा है व्यापकता। विज्ञापन एक व्यापक प्रक्रिया है, इसके लिए विज्ञापन में बहुत से माध्यमों का उपयोग किया जाता है। तीसरा है क्रय हेतु प्रेरणा। विज्ञापन के माध्यम से लोगों को विज्ञापन वाली वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है।
अन्य सटीक विशेषताओं लिखने पर स्वविवेक से मूल्यांकन किए जाते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। अब क्या है अपठित गद्यांश? देखिए आप, श्रम होता सबसे अमूल्य धन, सब जन खूब कमाते। तो इसमें हमको पढ़ना है और प्रश्न दिया हुआ है। इसमें प्रश्न क्या दिया है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा श्रम का महत्व। फिर दूसरा प्रश्न पूछा है, राजा प्रजा नहीं कुछ होता से कवि का आशय। तो राजा प्रजा कुछ नहीं होता से कवि का आशय है कि संसार में किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। तीसरा है उपयुक्त गद्यांश का भावार्थ। तो उपयुक्त गद्यांश का सटीक भावार्थ लिखने पर स्वविवेक से मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद अथवा दिया है। इसमें ये जो प्रश्न है ये 4 अंकों के हैं। अथवा दिया हुआ है इसमें। अब अथवा में क्या है कि कभी कभी लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देता है, तो से लेकर के परिस्थितियों में भी लक्ष्य प्राप्ति में सक्षम हो सकते हैं। तो इसका देखिए आप, अपठित गद्यांश है। शीर्षक आशा का भाव, लक्ष्य प्राप्ति के किए गए प्रयासों के बाद भी असफल हो जाने के कारण निराशा का भाव जागृत होता है। उपयुक्त गद्यांश का सटीक सारांश लिखने पर स्वविवेक से मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार से 4 अंकों का ही आपका जो है प्रश्न आएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 22। ये जो प्रश्न 22 है ये भी 4 नंबर का है। और क्या है इसमें, अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए नगर पालिका अधिकारी को आवेदन पत्र लिखना है। तो इसमें देखिए आप, संबोधन लिखने पर 1 अंक मिलते हैं, विषय लिखने पर भी 1 अंक लिखते हैं, पत्र का मुख्य भाग लिखने पर 1 अंक, आवेदन समापन प्रेषक लिखने पर, स्थान दिनांक लिखने पर 1 अंक। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसके लिए पत्र जो है प्रति सम्मानीय संबोधन या श्रीमान, इस प्रकार से हम संबोधित करते हैं। विषय लिखेंगे कि विषय क्या है कि वार्ड में गंदगी दूर करने हेतु आवेदन पत्र, ये विषय हो जाएगा। पत्र का मुख्य भाग कि हमारे मोहल्ले में या हमारे वार्ड में बहुत गंदगी है जिसे हमें आवागमन एवं रहने में परेशानी होती है और इसे साफ सफाई करवाने का कष्ट करें। इस प्रकार का हम इस पत्र का मुख्य भाग लिख देंगे। आप फिर नीचे लिखेंगे आपका या ग्राम वार्डवासी आवेदक, ऐसा हम लिख देंगे और प्रेषक में अपना नाम, पता, दिनांक ये लिख देंगे। तो इस प्रकार अंक विभाजन इसमें हो जाता है। इसके बाद देखेंगे अथवा में दिया है। अथवा में क्या दिया हुआ कि प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना। तो इसमें भी अनौपचारिक पत्र है ये। संबोधन लिखने पर 1 अंक, पता लिखने पर 1 अंक, मुख्य भाग लिखने पर 1 अंक, स्थान या दिनांक लिखने पर 1 अंक। इस प्रकार से इसको हम जो है लिख सकते हैं। प्रश्न 23 है। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। तो इसमें देखिए आप, विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण में हमारी व्यक्तिगत भूमिका, स्वच्छ भारत अभियान, आज़ादी का अमृत महोत्सव, जल संरक्षण। तो इसमें हम देखेंगे दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध रूपरेखा सहित लिखने पर तथा उचित विषय अनुसार शब्दावली के प्रयोग, प्रस्तावना, विषयवार एवं उपसंहार लिखने पर स्वविवेक से मूल्यांकन कर अंक प्रदान किए जाते हैं। तो ये जो है 4 अंकों का है और इसी तरह जो है 1 से लेकर के 23 तक सारे संपूर्ण हल सेट आ में जो प्रश्न आया हुआ था आपके प्री बोर्ड में, और यही प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में इन्हीं सेटों में से पूछा जाना है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चाहेंगे तो इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल सकती है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह सेट दूसरे को हल करने के लिए ABCD 4 सेट में दिए हुए हैं, तो इन सेटों को पूरा हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।